हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 है और ये बिहार का एसआरटी है, वो भी हिस्ट्री है। और चैप्टर का नाम है शांति के प्रयास। ठीक है, यानी जो प्रथम विश्व युद्ध 1918 में समाप्त हुआ, तो विश्व में शांति के लिए क्या प्रयास किया गया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपको पता होगा कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ 1918 में, इसका पहला अगर बोले तो ये हुआ था 1914 से लेकर 18 हुआ था। दो राष्ट्र था, एक मित्र राष्ट्र हो गया, एक आपका ध्रुवीय राष्ट्र हो गया। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध जैसे 1918 में खत्म हुआ, जर्मनी हार चुका था। ठीक है, तो हारने के बाद क्या होता है, विश्व में शांति के लिए क्या प्रयास किया था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध 1918 में समाप्त हुआ, परंतु इस युद्ध की विभीषिका से उत्पन्न समस्याएं विजित राष्ट्रों के साथ साथ संपूर्ण विश्व की चुनौती भरी थी। यानी जैसे प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो ये किसी एक देश के लिए समस्या नहीं था, ये पूरे राष्ट्र के लिए समस्या था, यानी पूरे विश्व के लिए समस्या था। युद्ध के उपरांत संसार के सभी नेताओं की इच्छा थी कि विश्व शांति की स्थापना हो। यद्यपि इस समय यूरोप में किसी एक ऐसे प्रभावशाली संस्था का अभाव था जो पारस्परिक वार्तालाप के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रों के झगड़ों का समाधान कर युद्ध को टालने का सार्थक प्रयास करती। अतः युद्ध के आरंभ से ही इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों ने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था का गठन हो। यानी जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, जर्मनी राष्ट्र का हार हो चुका था, और हारने के बाद क्या होता है, विश्व में शांति बनाए रखने के लिए एक ऐसा संगठन बनाने का जरूरत था जो विश्व में शांति बनाए रखे। इसीलिए 1920 में क्या होता है, राष्ट्र संघ का स्थापना होता है। देखिए, तो ये बोल रहे हैं अतएव 1919 में युद्ध की समाप्ति के उपरांत पेरिस में हुए शांति सम्मेलन, पेरिस कहाँ है, फ्रांस का ये राजधानी है, इसी में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इसका मुख्य श्रेय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, उनका नाम था वुडरो विल्सन, याद रखिएगा। इसी व्यक्ति के कारण ही क्या हुआ, राष्ट्र संघ का गठन हुआ था, जिन्होंने अपने 14 सूत्री प्रस्तावों में किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना का अनिवार्यता पर बल दिया था। यानी जो वुडरो विल्सन था, जो अमेरिका का राष्ट्रपति था, इसने कौन सूत्र लाया था, 14 सूत्री प्रस्ताव लाया था। इसी में बोला था कि विश्व स्तर पर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होना चाहिए। अतः विभिन्न योजनाओं को मिलाकर 10 जून 1920 को राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ, यानी इसका नाम है लीग ऑफ नेशन। कब स्थापना हुआ, 10 जून 1920 को। चलिए आगे देखिए। अब बात आता है कि जो राष्ट्र संघ, इसका उद्देश्य क्या होगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्या होगा लीग ऑफ नेशन का। तो क्या बोल रहा है लीग ऑफ नेशन, तो बोल रहा है, एक मिनट थोड़ा सा, राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना तथा युद्ध के उत्पन्न समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान करना। दो उद्देश्य इसका था, पहला वैश्विक स्तर पर शांति बना कर रखना, और जो युद्ध के कारण जो एक शांतिपूर्ण माहौल खराब हुआ है, उस माहौल को फिर से लाना। इसी के निमित्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीयता के प्रति विश्वास पैदा करने, युद्ध के पूर्व बाद में कई संधियों का लागू करने का प्रयास किया गया। संधि क्यों होता है, एक तरह से लड़ाइयों को अंत करने के लिए संधि होता है। तो यानी इस संगठन का काम क्या था कि वैश्विक स्तर पर एक संधि बनाना, जिससे सभी देश भाईचारा मिलके अपने राष्ट्र में उत्पन्न समस्याओं को खत्म करेंगे और भविष्य में कभी भी प्रथम विश्व जैसा नहीं होना चाहिए, कोशिश करेंगे। देखिए आगे अब बोल रहा है राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्र, चूंकि इस संस्था की स्थापना युद्ध के उपरांत हुई थी, फलतः शुरुआत में इसे विजिट अर्थात मित्र राष्ट्र, इसमें देखिए कौन कौन होगा, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, यानी मित्र राष्ट्र में कौन कौन था, फ्रांस, इंग्लैंड और रूस था, और भी होगा। युद्ध के दौरान तटस्थ रहने वाले कुछ राष्ट्र भी शामिल थे। देखिए तटस्थ मतलब क्या होता है, बोला ना हम मित्र में रहेंगे ना दूरी में रहेंगे, मतलब हमें युद्ध करने से मतलब नहीं है। जिनकी संख्या कितना था, 31 था। बाद में इसके सदस्यों की संख्या कितना हो गया, 60 हो गया। शुरुआत में 31 संख्या बढ़ा था, उसके बाद अब 60 हो गया। राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक था कि वह देश स्वतंत्र तथा प्रभुत्व संपन्न हो। यानी देखिए दो चीज बोला गया
कि देश को आज़ादी मिली, उसमें भारत को आज़ादी नहीं मिला था और हमारे पास का प्रभुत्व संपन्न नहीं था, इसलिए भारत इस संगठन का मेंबर नहीं था। राष्ट्रसंघ के 2/3 सदस्य उसे संघ में शामिल करने सहमत हो रही। दो बहुत नियम कानून भी था कि पहला राष्ट्र स्वतंत्र होना चाहिए, उससे भारत स्वतंत्र नहीं था, प्रभु संपन्न होना चाहिए, उसमें भारत प्रभु संपन्न नहीं था, और प्लस राष्ट्रसंघ के जो सदस्य होंगे वे लोग 2/3 में क्या करेंगे, पास करेंगे, तभी उनको आपको सदस्य बनाया जा सकता है। देखिए जिनेवा में राष्ट्रसंघ का 10वीं बैठक हुआ था, देखिए इसी का चित्र दिखाया गया है। अब देखिए राष्ट्रसंघ का कुछ अंग है, ठीक है ना, जिससे राष्ट्रसंघ का संचालन किया जाता है। तो 3 प्रमुख अंग का चर्चा किया गया है, जिसे असेंबली बोला जाता है, काउंसिल बोला जाता है और सेक्रेटरीट बोला जाता है, यानी व्यवस्थापिका सभा, परिषद और सचिवालय। ठीक है, ये 3 याद रखिएगा, इंग्लिश में याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी इंग्लिश में याद कर लीजिए, तो आपके लिए प्रमुख है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज बोला गया कि इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसी को बोला जाता है ILO, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो 1920 के लगभग में इसका स्थापना हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है राष्ट्रसंघ के अंतर्गत विभिन्न कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए विविध आयोग, जैसे संरक्षण आयोग, सैनिक आयोग, मतलब इसके देखिए 3 अंग था, अंग के अलावा और कुछ था जिसमें याद कर लीजिएगा, संरक्षण आयोग, सैनिक आयोग। अब आता है असेंबली के बारे में। यह राष्ट्रसंघ का प्रतिनिधि सभा था, जिसमें सदस्य देशों की प्रतिनिधि उपस्थित रहते थे। अनेक राष्ट्रों को एक वोट देने का अधिकार था। सदन के कार्य करने की भाषा फ्रेंच और इंग्लिश से याद रखिएगा, 2 भाषा है। इसके कार्यों के अंतर्गत नए राष्ट्रों का सदस्य प्रदान करना, राष्ट्रसंघ के विधान की समीक्षा संशोधन करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों महासचिव की नियुक्ति करना, अनुमोदन आदि करना था। असेंबली किसी भी राष्ट्र के अतिरिक्त मामले में हस्तक्षेप नहीं करती थी, यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर वाद विवाद विचार विमर्श होता था। सभी निर्णय प्रस्ताव पारित बहुमत से होते थे। देखिए क्या बोला, जो असेंबली था ये राष्ट्रसंघ का एक प्रतिनिधि सभा होता था। इसमें प्रत्येक राष्ट्र का जो सदस्य था उसको एक वोट देने का अधिकार था। संचालन होता 2 भाषा से, फ्रेंच और आपका क्या था, इंग्लिश था। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा इसका काम क्या बोल सकते हैं, इसका काम था एक तरह से अगर किसी नए राष्ट्र को सदस्य बनाना है, इसी में चर्चा होता था, और जो भी चर्चा होता है, अगर कोई भी बिल पास हो बहुमत से पास होता था। देखिए अब आ गया आपका परिषद। देखिए ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा, तो 1 मिनट बस थोड़ा सा। देखिए अमेरिका इसके संस्थापक सदस्य में था, परंतु इसने कभी भी इसका सदस्य नहीं बना था। देख लीजिए, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं जिसने वुडरो विल्सन ने इसका शुरुआत किया वह इसका सदस्य नहीं था। बोला जाता है जब इसका शुरुआती सदस्य का बात करें मात्र 4 सदस्य था। देख लीजिए, ठीक है। अब बात किया काउंसिल या परिषद बोला जाता है। इसकी भूमिका कार्यकारिणी परिषद के रूप में थी। इसे 2 तरह के सदस्य थे, 2 होगा, परमानेंट और नॉन परमानेंट, जिसको अस्थायी और अस्थायी बोला जाता है। इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, इटली इसके संस्थापक थे। 4 कौन था, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, इटली इसके क्या थे, संस्थापक सदस्य थे। अगर बोले यानी ये लोग क्या थे, संस्थापक भी थे और आपका अस्थायी सदस्य भी। बाद में जर्मनी, रूस को भी इसमें शामिल किया गया। अस्थायी सदस्य के रूप में 9 छोटे राष्ट्र थे। ठीक है, परिषद को व्यवस्थापिका सभा की तरह यहाँ भी अधिकार था कि वह राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों के अंतर्गत सभी विषयों पर विचार करें। यानी बोल सकते हैं परिषद में क्या था, आपका 2 प्रकार सदस्य थे, एक परमानेंट और आपका नॉन परमानेंट। शुरुआत में 4 अस्थायी सदस्य, बाद में जर्मनी और रूस को भी इसमें शामिल किया गया। इसके संदर्भ में उसकी कार्य भूमिका असेंबली से भी अधिक प्रभावशाली थी। जर्मनी से सार तथा डांजिंग क्षेत्र जैसे अल्पसंख्यक निवास करते थे। ये प्रशासन कार्य युद्ध एवं शांति के संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेना था। यानी देखिए ये परिषद बहुत ही इंपॉर्टेंस था। विभिन्न क्षेत्रों में जो अल्पसंख्यक निवास करते थे, अगर उनमें कोई समस्या होता था तो इसका मुद्दा इस चीज में उठता था और वे उस चीज का समाधान करने का भी कोशिश करते थे। आगे देखिए, अब बात कर रहा है सचिवालय के बारे में। तो बोल रहा है राष्ट्रसंघ के प्रशासकीय कार्यों के लिए एक सचिवालय कायम किया गया था, जिसका प्रधान कार्यालय कहाँ था, जिनेवा, याद रखिएगा। इसके अंदर कितना 12 को विभाग था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक मसलों पर कार्य करता था। यानी जो सचिवालय था इसका मुख्यालय जिनेवा था, 12 का विभाग था और क्या था,
आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक मसलों पर विचार करता था। या उन सभी संधियों का पंजीकरण मसौदा होगा जिसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय सदस्य के रूप में क्या कब और अंतर्राष्ट्रीय सदस्य राष्ट्रों से होता था। यानी जो सचिवालय था, ठीक है, इसका प्रधान कार्यालय जेनेवा था, इसमें 12 को विभाग था, ठीक है, जो क्या करता था आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक मसलों पर अपना विचार यानी विचार ये बोल सकते हैं उसमें डिस्कशन होता था। अब आगे का टॉपिक है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, क्या है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना का उद्देश्य विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और कूटनीतिक झगड़ों को, विवादों को निपटारा करना था। यानी ये न्यायालय क्या होता था कि वैश्विक स्तर पे अगर 2 या 2 से अधिक देशों पे झगड़ा होता था उसका मसला कौन करता था? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करता था। ठीक है, तो इसका देखिए क्या बोला, इसका मुख्यालय कहाँ होगा? तो बोल रहा हॉलैंड, लेकिन इसका आधुनिक नाम क्या हो गया? नीदरलैंड हो गया। ठीक है, इसके अलावा बोला गया एक शहर है हेग। ठीक है, तो हेग में इसका महत्वपूर्ण असेंबली का बैठक होता था। ठीक है, अब देखिए, अब बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसी को बोला गया ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। प्रथम विश्व युद्ध का काल 1914 से लेकर 18 यूरोप में समाजवादी एवं मजदूर आंदोलन का विकास काल था, क्योंकि युद्ध में अधिशेष उत्पादन की आवश्यकता ने औद्योगिक श्रमिकों की महत्ता को बढ़ा दिया था। इसे 1917 की रूसी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति से बल मिला था। आपको पता होगा कि 1917 में रसिया में रशियन रिवोल्यूशन हुआ था। इस रिवोल्यूशन के द्वारा एक समाजवाद शब्द का शुरुआत हुआ था। इससे पहले शब्द का प्रयोग कार्ल मार्क्स जैसे व्यक्ति ने कर चुका था, लेकिन 1917 में जो फ्रांस में राजतंत्र था उसको उखाड़ के एक समाजवाद सरकार का गठन किया गया था। किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा। इसे हम लोग बोल्शेविक क्रांति बोला जाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है इस तरह यूरोपीय देशों में मजदूरों की दयनीय आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। अतः युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ के तत्वावधान से मजदूरों के हितों की देखरेख तथा उनकी दशा सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की, जिसका मुख्यालय कहाँ? जेनेवा। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन था, ठीक है, ये क्यों बनाया गया था कि वैश्विक स्तर पे जो मजदूर था और जो मजदूरों का जो शोषण होता था, ठीक है, उस शोषण को कम करने के लिए गठन किया गया था, ताकि मजदूरों का काम का समय लिमिट हो, उनका मजदूरी दर फिक्स हो, उन्हें पेंशन मिले, उन्हें अच्छा सैलरी मिले, उन्हें पेड लीव मिले, इसके बारे में डिस्कशन होता था। इसी आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ काम का टाइम 8 घंटा लिमिट है। शुरुआत कहाँ से हुआ? ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा शुरुआत हुआ। अब बोल रहा है राष्ट्रसंघ द्वारा शांति के प्रयास। राष्ट्रसंघ की स्थापना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और परस्पर सहयोग था। यद्यपि ये कार्य मुख्यतः राजनीतिक गतिविधियों के अंग थे, तथापि इसके आर्थिक और सामाजिक पक्ष भी कम नहीं था। राष्ट्रसंघ का मेन काम क्या था? वैश्विक स्तर पर शांति का प्रयास था। राजनीतिक गतिविधि के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करना, निशस्त्रीकरण हो गया यानी हथियार नहीं रखना, आक्रमणकारी राष्ट्रों के अंकुश लगाने। भले ही राष्ट्रसंघ, देखिए मतलब इस राष्ट्रसंघ का काम था कि वैश्विक स्तर पर विवाद को हल करना, निशस्त्रीकरण यानी हथियार नहीं रखने का, यानी परमाणु जैसा चीज नहीं रखना, आक्रमणकारी राष्ट्रों के अंकुश लगाने में भले ही असफल हुआ, ठीक है, लेकिन इसने कोशिश किया। नहीं, बहुत मामले में इन्होंने क्या किया था? सॉल्यूशन दिया था। लगभग बोल सकते हैं कि वैश्विक स्तर पे कुछ छोटे मोटे झगड़ों को उसने सुलझाया भी था। भले इसने विश्व युद्ध को रोक नहीं पाया, लेकिन अपने लेवल पे इसके पास क्या था? आर्थिक कमी था, इसके बाद खुद का सेना नहीं था, ठीक, इस कारण की असफल हुआ, लेकिन बहुत मामले में सफल भी हुआ था। आगे देखिए क्या बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में भूमिका। इस कार्य में राष्ट्रसंघ के प्रयास सराहनीय एवं सफल कहे जा सकते। देखिए बोल दिया ना, 1920 में स्वीडन फिनलैंड के मध्य उठे आकलैंड द्वीप विवाद में, जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य उठे सैलेसिया विवाद, लिथुनिया क्या बोल रहा है, लिथुनिया राजधानी विल्ना के लेकर पोलैंड और लिथुनिया के मध्य विवाद। इसके अलावा क्या बोला है, इस मामले में क्या राष्ट्रसंघ सफल हुआ, यानी याद कर लीजिएगा आपको। देखिए क्या कहा है इसमें, तो बोला गया 1920 में स्वीडन और फिनलैंड ने विवाद उठा था, किसके मामले में? आकलैंड द्वीप में, जर्मनी पोलैंड में उठा था, ठीक है। तो बहुत सारे ये मामला क्या हुआ, इसने सुलझाया था। उसके बाद बोला 1995 में यूनान और बुल्गारिया के मध्य शुरू हुए युद्ध में यूनान पर दबाव बनाकर राष्ट्रसंघ ने बाल्कन क्षेत्र में युद्ध के विस्तार को रोक लगा दिया था। देखिए अच्छा पहल था, यह राष्ट्रसंघ की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इसी से पेरू द्वारा
पड़ोसी राज्य कोलंबिया के नगर प्राधिकार को राष्ट्रसंघ ने अनुचित बताया। पुनः यह क्षेत्र कोलंबिया को वापस कर दिया। कि देखिए अच्छा काम था। उपयुक्त समस्याओं के समाधान में जनमत संग्रह और अंतर्राष्ट्रीय दबाव की नीति अपनाई गई। देखिए यानी जनमत संग्रह क्या था, वहां के लोगों को पूछा गया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव मतलब बड़े बड़े राष्ट्रों ने दबाव दिया कि तुमको ये गलत हो रहा है, तुम इसको रोकना चाहिए तुमको। परंतु अनेक अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर राष्ट्रसंघ की प्रभावहीन भूमिका ने महत्वाकांक्षी राष्ट्रों को बल मिला। जैसे 1931 में जापान की साम्राज्यवादी नीति का शिकार चीन बना। राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप के बावजूद चीन ने की प्रांत मंचूरिया जापान ने अपने सैनिक वापस नहीं बुलाए। देखिए जापान बहुत उछल रहा था, उसने चीन के प्रांत मंचूरिया पे हमला कर दिया। बोला कि अब कुछ सुनने वाले नहीं, ये राष्ट्र यानी ये प्रांत हम वापस नहीं देंगे। मंचूरिया संकट की सफलता इटली के तानाशाह मुसोलिनी के लिए भी एक तरह से क्या था, महत्वाकांक्षा में बल दिया। इसी क्रम उसने अफ्रीका देश अबिसिनिया पर आक्रमण कर दिया, उस क्षेत्र पे उसको मिला भी लिया। यानी ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई धीरे धीरे क्या हुआ, राष्ट्रसंघ कमजोर हो रहा है, उसको कोई बात नहीं मान रहा था। अबिसिनिया के विरोध करने पर राष्ट्रसंघ ने इटली पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया, परंतु इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। इससे राष्ट्रसंघ की कमजोरी उजागर हुई। मतलब इसने प्रतिबंध लगाया लेकिन इसको प्रभाव पड़ने वाला नहीं था। जैसे आजकल अमेरिका क्या करता है, चाइना पे प्रतिबंध लगा रहा है, इससे कोई प्रभाव पड़ता है, कुछ नहीं प्रभाव पड़ने वाला है। 1938 में उसने चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया। 1 सितंबर 1939 को जैसे ही पोलैंड पर आक्रमण किया गया, द्वितीय विश्व आरंभ। याद कीजिएगा 1 सितंबर 1939 को क्या हुआ, मतलब जर्मनी के द्वारा पोलैंड पे आक्रमण किया गया। यहीं से क्या हुआ, सेकेंड विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ। ठीक है। 1 सितंबर 1939 को इधर आगे ये तो हो गया आपका। इधर देखिए 1936 में स्पेनिश गृहयुद्ध में हिटलर और मुसोलिनी के हस्तक्षेप में प्रजातंत्र की समर्थकों को पराजय हुई। यानी 1936 में क्या हुआ, गृहयुद्ध चला था स्पेनिश में, जिसमें हिटलर और मुसोलिनी का क्या हुआ, एक तरह से जब प्रजातंत्र का समर्थक उसको पराजय हो गया। इस हस्तक्षेप को राष्ट्रसंघ ने असहाय बनकर देखा। यानी मतलब वह कोशिश कर रहा है लेकिन कुछ होने वाला नहीं, मतलब वो इतना कमजोर हो चुका था, उसको कोई बात सुन नहीं रहा था। इसके अतिरिक्त ईरान, इटली संघर्ष, इंग्लैंड, फ्रांस जैसे शक्तिशाली राष्ट्र खुलकर इटली के समर्थन में आ गए। शक्तिशाली राष्ट्रों के विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर हस्तक्षेप की नीति ने राष्ट्रसंघ की प्रासंगिकता पर प्रश्न लगा दिया। देखिए मतलब इतना मामले पे राष्ट्रसंघ असफल हो रहा है कि लोग अब सवाल करने लगा कि ये संघ बना क्यों है, जबकि ये अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सॉल्व नहीं कर पा रहा है। बोला यद्यपि 1932 में हुए निशस्त्रीकरण सम्मेलन की सफलता में जर्मनी और फ्रांस सैन्य प्रतिस्पर्धा जिम्मेदार थी, परंतु इसे सफल बनाने में राष्ट्रसंघ ने भी कोई सार्थक प्रयास नहीं किया। इस तरह अन्य राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में राष्ट्रसंघ असफल रहा। इस असफलता ने अंततः द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थिति को जन्म दिया। देखिए मतलब जैसे ही पोलैंड पर आक्रमण किया गया जर्मनी के द्वारा, उससे क्या हुआ, आपका सेकेंड विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ। इसी मामले में जो राष्ट्रसंघ था वो बहुत मामले में क्या था, शांत हो चुका था, उसका कोई बात नहीं सुन रहा था, और इससे कारण क्या हुआ, सेकेंड विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ, जो वैश्विक स्तर पे लाखों करोड़ लोग इस पे मारे गए।